आज हमारा टॉपिक है पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज। ओके, सो ये पैनक्रियाज कहाँ पर हैं? ये पैनक्रियाज स्टमक के जस्ट पीछे की तरफ, बिहाइंड द स्टमक टक्ड एक स्ट्रक्चर है। ये जो पैनक्रियाज हैं ये दिखने में एक फ्लैट स्ट्रक्चर हैं और इनका काम क्या है? पहला जो इनका फंक्शन है वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना। सो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं ताकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं खाने को डाइजेस्ट होने लायक एबल बना सकें। ओके, एंड द सेकेंड फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज इज़ रिलीजिंग हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के मॉनिटरिंग को कंट्रोल करती है। ओके, सो वो जो हार्मोन है दैट इज़ इंसुलिन। तो ग्लूकोज एंड इंसुलिन ये दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखने के लिए पैनक्रियाज का बहुत एक पिविटल रोल है। ओके, सो ये सारे फंक्शंस हैं पैनक्रियाज के। सो ये पैनक्रियाज अगर किसी कारणवश इन्फ्लेम्ड हो जाए, सो दैट कंडीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज इज कॉल्ड एज पैनक्रेटाइटिस। सो पैनक्रियाटाइटिस के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस के कॉजेटिव फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो कॉजेटिव फैक्टर्स में हम देखते हैं कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी सर्जरी रिलेटेड टू पैनक्रियाज, या फिर पैनक्रियाज के आसपास कोई सर्जरी हुई हो, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो पैनक्रियाज में, या पैनक्रियाज के एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में कोई इन्फेक्शन हुआ हो। ये ऐसे भी देखा जाता है कि अगर स्टोन्स हैं, गॉल स्टोन्स हैं, तो भी देयर आर चांसेस कि जो बाइल डक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा और पैनक्रियाज इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हाई कैल्शियम डाइट है, हाई फैट डाइट है, तो इनकी वजह से भी देखा जाता है कि पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशंस हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा हम अगर बात करें तो किसी डाइजेस्टिव ऑर्गन के फेलियर की वजह से, ब्लड सप्लाई कम आने की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैनक्रियाज में कोई ट्यूमर या कैंसरस कंडीशन हो, उसकी वजह से हो सकता है। कोई ट्रॉमा हुआ हो पैनक्रियाज में तो उसकी वजह से, मतलब एक्सटर्नल कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई एक्सीडेंटल केस है और कोई भी एक ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो पैनक्रियाज पे, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है पैनक्रियाज के इन्फ्लेमेशन का। ओके, सो ये तो थे कॉजेज़ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पैनक्रियाज को कितने टाइप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट द क्लासिफिकेशन इज एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस एंड द सेकेंड वन इज क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, दिस इज़ अ सिचुएशन जब पैनक्रियाज बहुत सडनली इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और विद इन फ्यू डेज ये जो इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक है ये बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और इट टेक्स माइट बी ओवर ईयर्स टू हील, तो उसको हम कहते हैं कि क्रॉनिक एंड एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो पैनक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स में जो मेन सिम्टम है दैट इज़ पेन। सो अब्डोमिनल पेन होता है, स्पेशली अपर अब्डोमिनल पेन होता है, और अपर अब्डोमिनल पेन में ज़्यादातर पेन की जो इंटेंसिटी है वो सीवियर हो जाती है जब खाना खाया हो, मतलब खाना खाने के जस्ट बाद, या ऐसा हो सकता है कि जब बेंड कर रहे हैं या ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेम्ड पैनक्रियाज जो हैं ये डिस्कम्फर्ट कॉज करें या पेन कॉज करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि नोज़िया, वॉमिटिंग सिचुएशंस आने के चांसेस होते हैं। अब्डोमेन जो है वो टेंडर हो जाते हैं, अगर आप टच करते हैं तो बहुत तेज़ पेन होता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस की वजह से जो स्टूल है वो फैटी एंड मतलब ऑयली एंड स्मेली स्टूल पास होता है, उसको हम स्टेरेटोरिया कहते हैं। तो दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हम पैनक्रियाटाइटिस में देखते हैं। ओके, सो इसके अलावा जो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है उसमें ये देखा जाता है कि कुछ पेशेंट्स में अनरीजनेबल वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है विदाउट ट्राइंग ऑल्सो। वेट धीरे धीरे कम होने लग जाता है पेशेंट्स में। दैट कुड बी द वन इंडिकेशन कि पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, या दिस कुड बी अ सिम्टम ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट पैनक्रियाटाइटिस मैनिफेस्टेशंस आर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी पेशेंट को अगर ये सारे सिम्टम्स हैं या कोई प्रॉब्लम है तो हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि उन्हें पैनक्रियाटाइटिस है। सो उसके लिए हम एक थॉरो हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और साथ ही साथ फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान हम ये देखते हैं कि अब्डोमिनल टेंडरनेस तो नहीं है, ये किसी भी तरीके का हार्डनिंग मतलब लंप फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। लंप तो फील नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ कैंसर, लेकिन अब्डोमिनल टेंडरनेस नॉर्मल किसी भी पैनक्रियाटाइटिस सिचुएशन में एक्सपीरियंस किया जाता है। ओके, इसके अलावा हम कुछ और
टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं टू सी फॉर द कॉज ऑफ इन्फेक्शंस, या फिर हम ये करते हैं स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट में हम ये पता करते हैं कि स्टेरोटोरिया है या नहीं है, फैटी स्टूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं ताकि पैनक्रियाज या उसके एडजेसेंट एरियाज़ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर इतने टेस्ट में हमें कुछ रेलिवेंट फैक्टर्स नहीं पता चलते हैं तो फिर हम CT MRI भी करा सकते हैं ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल सके। इसके अलावा अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अल्ट्रासोनोग्राफी से भी एक क्लियर पिक्चर मिल सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ कैन वी डायग्नोस द पैनक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट्स। सो ट्रीटमेंट्स में अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकली तो एक मैनेजमेंट ये है कि बाय ओरली फूड लेना या कोई भी फ्लूइड लेना कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है। इट कुड बी 1 day, 2 day और 3 day और सम कपल ऑफ डेज। ये इसलिए क्योंकि जैसे ही पानी या खाना खा रहे हैं वैसे ही बहुत तेज़ दर्द हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है और वैसे भी डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए फिर बाय ओरली बंद कर देते हैं। उसको हम फास्टिंग कहते हैं। तो फास्टिंग पे रखते हैं पेशेंट को, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराते हैं फूड को। अगर तब भी दर्द रहेगा तो फिर NG ट्यूबिंग स्टार्ट कर देंगे। और जैसे स्टार्टिंग में फास्टिंग करा रहे हैं तो हम IV फ्लूइड्स पे डिपेंड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सीवियर पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दिए जा सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटीमाइक्रोबियल्स दिया जा सकता है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कॉमनली दिया जाता है। इसके अलावा हम पैनक्रियाटाइटिस को फार्माकोलॉजिकली ट्रीट नहीं कर पाएंगे। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीमाइक्रोबियल दे सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई ब्लॉकेज है तो हमें कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा। सो सर्जिकली हम अगर देखें तो प्रोसीजर वाइज हम ERCP करते हैं। ERCP इज एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। इसमें ये देखा जाता है कि बाइल डक्ट में कहाँ पे ब्लॉकेज है और उस ब्लॉकेज को रिमूव किया जाता है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर माउथ से इंट्रोड्यूस करा के बाइल डक्ट में कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्शन हटाया जाता है। सो दैट इज़ ERCP। अगर गॉल स्टोन्स हैं तो फिर उस स्टोन को सर्जिकली रिमूव किया जाएगा। पैनक्रियाज में अगर कैंसर है तो उस ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव किया जाएगा। तो ये कुछ सर्जिकल टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम पैनक्रियाटाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी डेल्ट विद द टॉपिक ऑफ पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाज जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला, पैनक्रियाज एक स्ट्रक्चर है जो स्टमक के जस्ट पीछे टक्ड इन एक सिक्योर स्ट्रक्चर है। वो जो पैनक्रियाज हैं वो फ्लैट दिखते हैं और उनका जो फंक्शन है मेनली वो पहला है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना, सिक्रीट करना, और साथ ही साथ इंसुलिन जो हार्मोन है उसको रिलीज़ करना ताकि जो ग्लूकोज कंट्रोल है वो बना रहे हैं बॉडी में। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस। सो आई होप आपको ये पैनक्रियाटाइटिस का टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।